Hello student, welcome to our channel Mohsin Explain GSEB Made Easy. Today in this video we are going to discuss summary of chapter 16 Economic Liberalization and Globalization, Standard 10th Gujarat Board. So moving on to the topic that इन दिस चैप्टर हम लोग दो कॉन्सेप्ट को कवर करने वाले हैं। एक तो हमारा है लिबराइजेशन और एक है हमारा ग्लोबलाइजेशन। ये लिबराइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को अगर हम लोग थोड़ा आगे चल के डीप में जानेंगे, ये हमारे बिजनेस में एक रिफॉर्म लेकर आए थे, इंडिया की इकनॉमी पे बहुत ज़बरदस्त रिफॉर्म लेकर आए थे। सो लेट स्टार्ट दैट द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस इन 1991। अकॉर्डिंग टू इट, economic reform were implemented which are known as liberalization, privatization and globalization। ये तीनों जो टर्म है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो हमारी इकोनॉमिक में ज़बरदस्त बूस्ट लेकर आते हैं। अब ये अगर देखा जाए तो ये एक ऐसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी जिसमें अलग अलग तरीके के बदलाव लाए गए थे और इसको इम्प्लीमेंट किया गया था ताकि हमारे देश को इकोनॉमिक सिचुएशन जो हमारी इकोनॉमिक मंदी थी उससे बाहर निकाल सकें। सो जो पहला जो टॉपिक है वो है हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म, इकोनॉमिक लिबराइजेशन। यानी लिबराइजेशन का मतलब होता है किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस में जो कायदे कानून होते हैं उसको ईज करना। जो भी पाबंदियाँ होती हैं, जैसे गवर्नमेंट ग्रेजुअली रिड्यूस द रिस्ट्रिक्शन यानी बहुत सारी पाबंदियाँ एंड कंट्रोल इम्पोज ऑन प्राइवेट सेक्टर। अब 1991 के बाद 1992 ये हमारा अगर देखा जाए तो एक रिफॉर्म ईयर काउंट किया जाता है क्योंकि 1991 में ज़बरदस्त रिसेशन मंदी आई थी। सो इस टाइम पे गवर्नमेंट ने क्या किया था, गवर्नमेंट ने 1992 के पहले हमारे इंडिया के अंदर जो बिज़नेस करने का जो था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। प्राइवेट कंपनियों को बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते थे। इंटरनेशनल कंपनियों को भी अगर उनको हमारे इंडिया के अंदर अगर यूनिट सेटअप करना है या बिज़नेस डालना है तो उनको बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता था, जो एक तरीके से देखा जाए तो उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ही मुश्किल होता था। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने आफ्टर 1991 ये जो लिबराइजेशन के तहत बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, रिस्ट्रिक्शंस को जो उनके ऊपर लगाए थे उनको ईज कर दिया, यानी रिड्यूस कर दिया, यानी उनको और आसान कर दिया और इनकरेज किया कि ताकि वो हमारे कंट्री में आए और क्या कह सकते हैं जो इंडियन की कंपनी है वो अपनी इंडस्ट्रियल यूनिट डाले और हमारे देश को इकोनॉमिकली डेवलप करें। सो जब इस तरह के हालात हुए तो इस तरह को हम लोग सिचुएशन कहेंगे जब भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को अगर ईज किया जाता है ताकि बिजनेस इजीली सर्वाइव हो सके, उसको हम लोग कहेंगे इकोनॉमिक लिबराइजेशन। नाउ लिबराइजेशन के अंदर पहले कुछ चीज़ें थी कि दैट कंपल्जन यानी मैंडेटरी टू टेक गवर्नमेंट परमिशन वॉज एलिमिनेटेड। पहले किसी भी फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज को डालना हो तो गवर्नमेंट के परमिशन लेना ज़रूरी था। बिना गवर्नमेंट के परमिशन के आप कंपनी नहीं डाल सकते थे, जिसके देखा जाए करप्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका था और इससे अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रिया सेटअप करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। तो उसको सबसे पहले क्या कर दिया, उसको इन्होंने एलिमिनेट कर दिया, यानी पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट है रेलवे, एटॉमिक एनर्जी एंड डिफेंस वर ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर। पहले जो रेलवेज़ और एटॉमिक अगर देखा जाए फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूक्लियर रिलेटेड सामान जैसे होते हैं, पावर प्लांट के लिए न्यूक्लियर इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी जनरेट करने के लिए। और अलॉन्ग विद दिस डिफेंस यानी आपके कह सकते हैं आर्म्स एंड एम्यूनेशंस, आर्मी के लिए हथियार, ये सब वगैरह पहले प्राइवेट सेक्टर ने, सिर्फ गवर्नमेंट इसको बनाती थी। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने इनको प्राइवेट किया। देन देयर वॉज रिजर्वेशन फॉर 18 इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पे देखा जाए सरकार ने 18 टाइप की ऐसे इंडस्ट्रीज थी जिसने गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन किए रखा हुआ था कि सिर्फ वो गवर्नमेंट ही अंडरटेक करेंगे। तो उन्होंने भी इसको भी यूज़ कर दिया, यानी गवर्नमेंट के सिवा और कोई ये इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर वाले सेटअप नहीं कर सकते हैं। प्रोविजन टू टेक गवर्नमेंट परमिशन फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज विच डू नॉट कॉज पोल्यूशन आर नॉट हजार्डियस फॉर एनवायरनमेंट वॉज कैंसल। पहले परमिशन था कि आपको किसी भी तरीके की फैक्ट्री अगर डालनी हो, इंडस्ट्री डालनी हो, वो भले ही पोल्यूशन करता हो या नहीं करते हो तो गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती थी, पर लेकिन वो कैंसिल हो गया। तो इसके साथ में ऐसे इंडस्ट्रीज़ भी जो पोल्यूशन नहीं करते हैं या जो केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं उनको पूरी तरीके से कर दिया कि आप अपने हिसाब से आप जिस तरह से डालना चाहें आप फैक्ट्री डाल सकते हैं, बशर्ते वो पोल्यूशन नहीं करना चाहिए। विच डज़ नॉट कॉल पोल्यूशन, नॉट हजार्डियस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट,
एडवांटेज ऑफ लिबरलाइजेशन। अभी हम लोगों ने लिबरलाइजेशन के बारे में कुछ इसके कॉमन टॉपिक्स पढ़े, अब इसके हम लोग जानेंगे बेनिफिट्स क्या क्या हैं। प्राइवेट सेक्टर गॉट अपॉर्चुनिटी टू मेक डेवलपमेंट। अब इसमें प्राइवेट सेक्टर को ज़बरदस्त मौका मिला कि वो डेवलपमेंट देश के अंदर ला सके। नेक्स्ट, ग्लोबल ट्रेड स्टार्टेड गेटिंग एन इम्पैक्ट। जब प्राइवेट सेक्टर को मौका मिला तो उन्होंने भी देश के अंदर गुड्स बनाना चालू कर दिया और इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया। रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज। अब जब ग्लोबल ट्रेड चालू हुआ, जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट चालू हुआ, तो हमारे देश को अलग अलग तरीके से इनकम सोर्सेस खड़े हो गए, जैसे टैक्सेस मिलता है, कस्टम्स होते हैं, फिर ड्यूटीज़ लगाई जाती है, तो उसकी वजह से हमारे देश का जो फॉरेन एक्सचेंज है और दूसरे देशों से जो सामान बेच के जो बेनिफिट मिलता था, उसकी वजह से हमारा देश का जो फॉरेन रिजर्व है वो इंक्रीज़ होने लगा। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ इंक्रीजेज ड्यू टू लिबरलाइजेशन। अब नई नई इंडस्ट्रीज़ लग रही थी तो वहाँ पर को सर्विसेज भी देनी थी, जैसे बैंकिंग हो गया, फिर रोड, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर फैसिलिटी एंड रेसिडेंशियल शेल्टर एंड ऑल दिस थिंग्स। स्कूल बनने लगे, हॉस्पिटल बनने लगे, इसकी वजह से एक अर्बनाइजेशन हुआ, एक्सपांशन हुआ, तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ की डिमांड बढ़ी, तो गवर्नमेंट ने उसको भी फुलफिल करना चालू कर दिया। So these are the major advantage. There are another advantages also, but these are the major. Now moving on to the next disadvantage of liberalization. अभी हमने liberalization के फ़ायदे जाने, अब हम इसके थोड़े से डिसएडवांटेज जाने। सबसे पहले है तो मोनोपोली कुड नॉट बी चेक। अब पहले के टाइम पे क्या होता था कि जब लिबरलाइजेशन नहीं था तो मोनोपोली पता चलती थी, गवर्नमेंट उसके ऊपर कंट्रोल रखती थी। कि मोनोपोली अगर समझा जाए तो मोनोपोली एक ऐसा टर्म होता है जिसके कंपटीशन में कोई ना हो, एक ही एक इकलौता प्रोडक्ट है जो मार्केट पे जो बहुत ज़रूरी भी है और इसके कंपटीशन में कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर ले लिया जाए तो आपका बहुत मोस्ट कॉमन है रेलवे। अब रेलवे आप जानते हैं कि ये एक ऐसी ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस है, इसके कंपटीशन में कोई भी प्राइवेट सेक्टर की नहीं। हाँ, आपके एयरवेज में है, रोडवेज में है, रोडवेज में गवर्नमेंट की बसेस भी हैं, प्राइवेट भी हैं, एयरवेज में गवर्नमेंट की भी हैं, प्राइवेट भी हैं, लेकिन रेलवे में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की ट्रेन है। तो इस तरीके की जो सर्विसेज है उनको हम लोग क्या कहेंगे, मोनोपोली कहेंगे। जैसे आप मान सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी अगर देखा जाए तो सिर्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। हाँ, कुछ काउंटी में शहर है जहाँ पे प्राइवेट कंपनी, जैसे मुंबई में रिलायंस वाला भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो रेलवे आपका मोनोपोली, ये मोनोपोली चेक नहीं हो पाती है। ड्यू टू मोर फोकस ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडिया रिमेन बैकवर्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करना चालू कर दिया, क्योंकि वो एक अल्टरनेटिव भी करना चाहते थे। क्योंकि इससे पहले इंडिया की जो इकोनॉमिक थी वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी, उन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ध्यान देना चालू किया। लेकिन कॉन्स्टेंटली जो भी पॉलिसीज़, जो भी बजट या जो भी बनता था उसमें मैक्सिमम जो हिस्सा होता था वो इंडस्ट्रीज़ को लेके होता था। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कोई पॉलिसीज़ यानी इफेक्टिव पॉलिसीज़ बनाते ही नहीं थे, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो पीछे पिछड़ता चला गया। नाउ डिस्पैरिटी ऑफ इनकम क्रिएटेड। अब डिस्पैरिटी ऑफ इनकम को अगर समझा जाए तो कोई यहाँ पे अगर समझ लो कि 5 लाख कमा रहा है और कोई सिर्फ 50,000 साल का, तो ये आप देख रहे हो ना, एक कमा रहा है 5 लाख और एक कमा रहा है 50,000। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो ये आप जो गैप देख रहे हैं 90% का, तो दैट इज़ कंसिडर एज एन डिस्पैरिटी ऑफ इनकम। ड्यू टू इंक्रीज इन इम्पोर्ट एंड डिक्रीज इन एक्सपोर्ट, फॉरेन डेब्ट हैड इंक्रीजेस। तो लिबरलाइजेशन की वजह से हमें एक्सपोर्ट करने का मौका मिला, लेकिन एक्सपोर्ट करने के साथ साथ में हमारे देश में इंपोर्ट भी होने लगा, जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो हमारा जो देश का पैसा है वो धीरे धीरे करके बाहर जाने लगा, जिसकी वजह से जो हमारा फॉरेन रिजर्व इंक्रीज़ हो रहा था वो घटने लगा और हम लोग कर्जे में आ गए। तो ये कुछ एक बेनिफिट्स थे और कुछ एक लॉसेस भी थे। चलिए अब हम मूविंग टू अनदर टॉपिक, एडवांटेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन है क्या? प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि जब कभी भी यहाँ पे गवर्नमेंट जो अपने जो एसेट्स हैं, गवर्नमेंट जो प्रॉपर्टीज़ उनको सेल करती है प्राइवेट सेक्टर को। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखा जाए तो यहाँ पे जैसे अभी रिसेंटली हुआ है कि इंडिया ने जो एयर इंडिया है, ठीक है, ये सेल कर दिया है टाटा को, ठीक है। तो ये प्राइवेटाइजेशन नहीं किया, ये प्राइवेटाइजेशन इनमें क्या किया है कि जब भी जो पब्लिक सेक्टर्स की कंपनियां होती हैं, पब्लिक सेक्टर बिकम प्राइवेट,
सपोज फॉर एग्जांपल हमारा BSNL, गवर्नमेंट ने क्या किया, BSNL के तकरीबन 60% से कह सकते हैं या फिर 50 to 60% प्राइवेट प्लेयर को सेल कर दिया है। अब इसमें सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं, पब्लिक प्राइवेट भी वाले भी इंक्लूडेड हैं। तो इस तरीके की जब सिचुएशन आती है, जब गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टी, अपने एसेट्स को प्राइवेट सेल कर देती है। पहले पब्लिक सेक्टर क्या है, जो टोटली गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, गवर्नमेंट ओन करती है, लेकिन प्राइवेट इसमें कोई भी हो सकता है। इवन मैं भी अगर ख़रीदना चाहूँ तो मैं भी खरीद सकता हूँ, तो ये प्राइवेट हो जाएगा। तो इस तरीके की सिचुएशन होती है, इसको हम लोग कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। सब प्राइवेटाइजेशन के हम लोग कुछ बेनिफिट्स भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। चलिए हम लोग इसको सबसे पहले तो बेनिफिट्स हम लोग जानते हैं कि दैट इंक्रीज in production unit of industrial sector. Number 2, इंक्रीज इन प्रोडक्शन यूनिट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब प्राइवेटाइजेशन से क्या हुआ कि जब सारी चीज़ें प्राइवेट के हाथ में चली गई, तो उनका मेन मोटिव क्या है प्राइवेट सेक्टर वालों का, कि हमें पैसे कमाने। और जो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर का मेन मोटिव क्या होता है कि लोगों को हमें सर्विसेज देनी है और सस्ते दामों में देनी है, ताकि हर एक आदमी जो है और हर एक पर्सन जो है उसको एफोर्ड कर सके। सो यही सिचुएशन यहाँ पे अराइज हुई है कि जो प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो गया। क्यों? प्राइवेट सेक्टर में चला गया। अब उनको उनकी सैलरी निकालनी है और उनको देने वाला कोई नहीं है फाइनेंशियल, उनको जब सामान बेचेंगे तभी मिलेगा। गवर्नमेंट में क्या होता है, चलो भाई नुकसान जा रहा है तो भी कोई बात नहीं, गवर्नमेंट उस नुकसान को फुलफिल कर देती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास और भी सैकड़ों तरीके हैं अर्निंग के। पर लेकिन प्राइवेट सेक्टर वालों के पास सिर्फ एक यही यूनिट है और इसी तरह से वो प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो उन्होंने उनको अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा। ज़्यादा सेलिंग, ज़्यादा प्रॉफिट। नाउ प्रोडक्शन हैज़ बीन इंक्रीज इन अ कैपिटल इंटेंसिव एंड कंज्यूमेबल कमोडिटीज़ ड्यू टू इंक्रीज। अब प्रोडक्शन जब इंक्रीज हुआ तो उसके साथ में कैपिटल इंटेंसिव यानी जहाँ पे पैसे आपके कह सकते हैं एसेट्स की कंजप्शन ज़्यादा हो, और कंज्यूमेबल यानी जो चीज़ें हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे खाने पीने की चीज़ें डायरेक्ट खाते हैं और ये सारी चीज़ें इसका प्रोडक्शन इंक्रीज होने लगा। वर्किंग कैपेसिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर हैव इम्प्रूव्ड ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन इन पब्लिक सेक्टर। अब यहाँ पे आपका जो है वर्किंग कैपेसिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब वर्किंग कैपेसिटी जब हम लोगों ने ये पब्लिक सेक्टर, जब हम लोग ने फैक्ट्री या कोई भी बिजनेस यूनिट सेल कर दिया है, तो इससे पब्लिक सेक्टर की वर्किंग कैपेसिटी कैसे इंक्रीज होगी? क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग किसी चीज़ को सेल करते हैं तो गवर्नमेंट यहाँ पे कंडीशन रखती है। कंडीशन क्या रखती है कि भले ही कंपनी आपके पास है, लेकिन उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट के हिसाब से होंगे, सारे जो कह सकते हैं डिसीजन होंगे वो गवर्नमेंट के हिसाब से हों। आपको सिंपली मैनेज करना है, या डिसीजन भी आपके अगर होंगे तो लेकिन गवर्नमेंट सारी चीज़ें, गवर्नमेंट के कायदे कानून, आप किसी भी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन, किसी भी तरीके का ब्लैक मार्केटिंग या किसी भी तरीके का आप कह सकते हैं कि फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। तो यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड किया, बट लेकिन बशर्ते कंडीशंस रखी कि आपको इस तरह से काम करना पड़ेगा। यानी सारी चीज़ें गवर्नमेंट की हैं, पर लेकिन पूरा एडमिनिस्ट्रेशन प्राइवेट सेक्टर को दे दिया है, जिसकी वजह से उनको अब ज़्यादा प्रॉफिट, उनको कमीशन दे दिया है कि आप जितना प्रोडक्शन करेंगे, जितना सेलिंग करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे प्राइवेट वालों ने कसना चालू कर दिया कि आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से देखा जाए तो पब्लिक सेक्टर की जो वर्किंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो गई और इम्प्रूव भी हो गई। नेक्स्ट है हमारा डिसएडवांटेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन। फ़ायदे भी हमने जाने। नाउ इकोनॉमिक पावर हैव सेंट्रलाइज एज अ रिजल्ट, मोनोपोली इंक्रीज। अब इकोनॉमिक पावर अगर देखा जाए, सेंट्रलाइज का मतलब होता है कि जो पहले सिर्फ सरकार के हाथ में थी, अब धीरे धीरे करके क्या हो गया, सभी लोगों, कॉमन लोग के बीच में आई। पर लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने उनको अपनी जो चीज़ें दी हैं वो ऑलरेडी मोनोपोली क्रिएट कर रही हैं, यानी इनका कॉम्पिटिटर कोई नहीं है। क्योंकि सेकंड चीज़, सरकार का नाम भी जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट वैल्यू होती है, जो इनकी जो प्रोडक्ट वैल्यू होती है वो इंक्रीज़ हो गई है इनकी, जिसकी वजह से देखा जाए तो मोनोपोली भी बढ़ने लगी। नेक्स्ट है हमारा कॉटेज इंडस्ट्रीज हैव नॉट डेवलप प्रॉपरली ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो सेल होने लगी। अब यहाँ पे जो प्राइवेट, जो बड़े बड़े प्लेयर थे, उन्होंने प्रोडक्ट बनाना चालू कर दिया, लेकिन सरकार ने यहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के बारे में ध्यान नहीं दिया। अब कॉटेज इंडस्ट्रीज़ मेन क्या है? कॉटेज इंडस्ट्रीज़ ऐसे इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो 2 से कह सकते हैं 2 to 3 पीपल्स मिलकर चलाएं, या घर वाले ही मिलकर चलाएं, और इसके लिए ज़्यादा फंड की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको 10, 15, 20 हज़ार में आप कॉटेज इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं। अब प्राइवेटाइजेशन हुआ, बड़े बड़े प्लेयर्स आके उन्होंने प्रोडक्शन करना चालू कर दिया। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ भी मार खाने लगी, क्योंकि यही सामान जो कॉटेज इंडस्ट्री बनाते थे अब वो प्राइवेट वाले भी बना रहे हैं।
तो जिसकी वजह से कॉटेज इंडस्ट्रीज़ डेवलप नहीं हो पाए। और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ अगर देखा जाए तो ये हमारी ये मेन इकोनॉमिक की डेवलपमेंट में, स्ट्रेंथिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइस इंक्रीज। अब जैसे ही चीज़ें प्राइवेट के हाथ में आई, उनका खर्चा ज़्यादा होने लगा, क्वालिटी पे ध्यान देने लगे, क्वांटिटी पे ध्यान दे रहे थे, तो सीधी सी बात है प्राइस राइस तो होगा ही, चीज़ें महंगी होंगी। नाउ नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग वन कंट्री इकोनॉमिक टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक। अब ग्लोबलाइजेशन बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है कि जब एक देश दुनिया के दूसरे देशों के साथ में अपना बिजनेस एक्सपांड करता है, बिजनेस स्टार्ट करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। सपोज फॉर एग्जांपल इंडिया जो है वो पहले किसी के साथ में बिजनेस नहीं करता था, दूसरे देशों के साथ में, लेकिन अब मैक्सिमम कंट्रीज़ के साथ में जो इंडिया जो है वो बिज़नेस कर रहा है। ये किस तरीके से हुआ? ये ग्लोबलाइजेशन के मतलब इंडिया जो है अब इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके अपना बिजनेस कर रहा है। अगर इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर के अंदर ही अपने देश के अंदर करता तो उसको ग्लोबलाइजेशन नहीं कहते। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो आपको वर्ल्ड के जो प्रोडक्ट हैं और सर्विसेज हैं वो बैठे बैठे आपको इंडिया में मिल रहे हैं। आप इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं आप पूरी दुनिया में सेल कर सकते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो इसके बेनिफिट्स भी हैं और नुकसान भी हैं। चलिए पहले हम बेनिफिट जानते हैं। एडवांटेजेस, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज। अब इस पर क्या हो रहा है कि यानी विदेशों की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रही हैं, अपने प्लांट सेटअप कर रही हैं, ऑफिसेस डाल रहे हैं, जिसकी वजह से देखा जाए तो हमारे देश में पैसा आ रहा है और साथ में जॉब अपॉर्चुनिटी भी इंक्रीज हो रही है। नाउ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखा जाए तो आपका कह सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल लॉट ऑफ कंपनियाँ जैसे आप मान सकते हैं कि एग्रीकल्चर में बहुत सारी अलग अलग कंपनियां आ रही हैं जो अपने कह सकते हैं सीड सेल कर रहे हैं। चाइना से बहुत सारी कंपनियां हैं जो इंडिया में अपना सेटअप डाल रही हैं। जैसे आज के एग्जांपल पे अगर मैन्युफैक्चरिंग में देखा जाए तो जैसे किया, ठीक है, अब ये जो कार कंपनी है इन्होंने इंडिया के अंदर भी अपना ऑफिस डाला हुआ है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अभी नहीं डाला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं सुजुकी, ये एक जापान की कंपनी है, ये इंडिया के अंदर आके बिजनेस कर रही है। अलॉन्ग विद दिस अगर देखा जाए तो होंडा ये होंडा जो है वो इंडिया के अंदर आके अपना व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है। तो ये एक तरीके से हो गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है गुड प्रोड्यूस इन डेवलप कंट्री कैन बी ईजिली ऑब्टेन। अब कोई भी सामान अगर विदेशों में जो बना रहे हैं वो इंडिया में भी ईजिली अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल आईफोन, ठीक है, आईफोन आपका अभी इंडिया में बनना चालू हुआ है, पर लेकिन पहले ये इंडिया में नहीं बनता था। अलॉन्ग विद दिस आप दूसरे सेलफोन देख सकते हैं, जैसे नोकिया हो गया, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, ये दूसरे देशों में बनते हैं लेकिन हमारे देश में भी अब मिल जाते हैं। नाउ डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया विद स्टैंड कॉम्पिटिशन एट इंटरनेशनल मार्केट। अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है कि इंडिया को भी अब ज़बरदस्त मार्केट मिला है जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट को सेल करके इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिट कर सकते हैं। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाते हैं हम लोग डिसएडवांटेज। हमने फ़ायदे तो जान लिए, अब इनके नुकसान भी हम लोग जानते हैं। नाउ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट हैव नॉट बीन अचीव्ड। अब ग्लोबलाइजेशन जो है वो इकोनॉमिक को बूम करने के लिए किया गया था, पर लेकिन जो मेन थे कि गरीबी और जो बेरोज़गारी है उसको किस तरीके से कम किया जाए, तो ये कॉन्सेप्ट अपनाया गया था, पर लेकिन जिस परसेंटेज पे सोचा गया था उस परसेंटेज तक ये रिड्यूस नहीं कर पाए। नाउ डेवलपिंग कंट्रीज हैव नॉट एक्वायर्ड प्रॉपर बेनिफिट ऑफ इंक्रीज एक्सपोर्ट। अब जो हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जैसे आपका इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार, फिर नेपाल, ये सारे जो देश हैं ये डेवलपिंग हैं। इन्होंने एक्सपोर्ट करना चालू किया, पर लेकिन हमारे पास लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग ज़्यादा अच्छे, ज़्यादा बेहतर और अलग अलग तरीके के हम लोग गुड्स नहीं बना सकते हैं ताकि हम लोग वर्ल्ड की डिमांड को पूरी कर सकें, जिसकी वजह से हमें दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैव एक्वायर्ड मोर बेनिफिट। अब इससे क्या हो गया, जो बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ थी, हैवी स्केल इंडस्ट्रीज है, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला, लेकिन हमारी स्मॉल स्केल और जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं उनको इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट दैट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे आपका जो WTO है ये एक ऐसी संस्था है, वॉज इस्टेब्लिश ऑन 1 जनवरी 1995। अब ये जो है ये बिज़नेस की दुनिया में, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की दुनिया में ये देखा जाए तो ये एक इंस्टीट्यूशन है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं कि ताकि दूसरे देशों के साथ, एक देश जब दूसरे देशों के साथ बिजनेस करेगा तो उनको किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है। एक तरीके से देखा जाए तो ये एक इंटरमीडिएटर, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है दोनों देशों के बीच में बिजनेस को आसानी से किया जा सके।
और WTO है, ये एक देखा जाए तो ये एक आपकी यूनाइटेड नेशन की ब्रांच भी है, यूनाइटेड नेशन से इसको क्रिएट किया है और इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपका जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में लोकेटेड है। सो नाउ मूविंग अहेड, नाउ अब हम लोग जानते हैं इसके ऑब्जेक्टिव, मकसद क्या क्या है। सबसे पहला जो है टू रिमूव ऑब्स्टेकल इन्फ्लुएंसिंग ग्लोबल ट्रेडिंग। अब ऑब्स्टेकल जैसा मैंने कि अभी कहा, दो देशों के बीच में बिजनेस हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो WTO क्या करेगा, उन प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। जैसे टर्म्स एंड कंडीशंस, कस्टम ड्यूटीज़, वहाँ पर की लोकल मार्केट या किसी भी तरीके का वहाँ पर कोई गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से दूसरा देश अपना कोई सेलिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को बैठ के ऑन द टेबल ये सब चीज़ें बात होती हैं। टू रिमूव प्रोटेक्शन पॉलिसी गिवन टू इंडस्ट्रीज ऑफ कंट्री ऑफ फॉरेन ट्रेड। अब यहाँ पे जो देश है, जो बहुत सारे देश होते हैं, वो इस तरीके की पॉलिसीज़ बनाते हैं जिसकी वजह से जो मल्टीनेशनल कंपनियाँ होती हैं वो दूसरे देशों में जाके बिजनेस करने का सोचती है, पर लेकिन उनको बहुत खतरा रहता है। तो इस तरीके की पॉलिसी क्रिएट करते हैं जिससे दोनों देशों को बेनिफिट हो, दोनों देशों को मिनिमम लॉस हो। टू कोऑर्डिनेट विद ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। अब ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी यानी जब भी एक देश दूसरे देश के साथ में बिजनेस करता है तो उनके बीच में एग्रीमेंट साइन होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन साइंस होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, तो उसको कहते हैं ग्लोबल ट्रेड पॉलिसीज़। और इकोनॉमिक पॉलिसी, क्योंकि हर एक देश की अपनी अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी है, इंडिया की अपनी अलग इकोनॉमिक पॉलिसी है, USA की अपनी अलग है, चाइना की अलग है, तो इन पॉलिसीज़ को भी ईज करना ताकि दोनों कंट्री जो है वो एक दूसरे देश में सर्वाइव कर सकें। नाउ टू सॉल्व द ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट अराइजिंग इन द वर्ल्ड। अब पूरे दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो क्रूड प्रोडक्ट्स के ऊपर बैन लगाते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स को अलाउड नहीं करते हैं, उनकी कंडीशंस, उनकी क्वालिटी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी जो भी यानी ओवरऑल अगर बॉटम लाइन इसका कहा जाए तो अगर इंडिया और चाइना एक दूसरे के साथ में बिजनेस करते हैं, कहीं पर भी किसी भी तरीके की अगर दोनों देशों के बीच में अगर कोई पॉलिसीज़ ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रही है, डिस्प्यूट क्रिएट कर रही है या तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, तो WTO यहाँ पे दोनों देशों को बीच में बैठा के उनकी जो प्रॉब्लम है, उनकी जो कॉमन प्रॉब्लम्स है या इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट आउट करने की वो कोशिश करेंगे ताकि दोनों देशों के बीच में जो बिज़नेस जो है वो स्मूथली हो सके। चलिए, अभी हम लोग ने जाना इसके ऑब्जेक्टिव, ये क्यों बनाया गया था। अब हम लोग जानते हैं इसके फंक्शंस। WTO was set up to require structure for implementation of agreement related to multinational trade। सबसे पहला मकसद, सबसे पहला काम, दो देशों के बीच में जब भी जो मल्टीनेशनल अगर ट्रेड अगर हो रहा है तो उसको क्रिएट करना है कि किस तरीके से मल्टीनेशनल ट्रेड को कंडक्ट किया जाना चाहिए, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए जब बिज़नेस करते हो, क्या क्या चीज़ें डूज एंड डोंट, क्या नहीं करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ों को किस तरह से मैनेज करना, उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करना। टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर डिबेट एंड नेगोशिएशन फॉर मल्टीनेशनल ट्रेड। अब इसका बहुत ही बड़ा मेजर रोल प्ले करता है, दोनों देशों के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो उनको सॉर्ट आउट करना ताकि ट्रेड जो है वो ईजिली हो सके। नेक्स्ट है इट इंकरेज अनबियस इंटरनेशनल ट्रेड, और ये कोशिश करते हैं कि स्मूथली बिजनेस हो सके, पूरे वर्ल्ड में एक देश दूसरे देश के साथ में स्मूथली बिजनेस कर सके। सजेस्ट इम्प्रूवमेंट इन ट्रेड पॉलिसीज ऑफ द मेंबर ऑफ नेशन, ये टाइम पे सजेशन भी देते रहते हैं कि हमें कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए ताकि हमारा बिज़नेस जो है इम्प्रूव हो सके, साथ में पॉलिसीज़ भी इम्प्रूव करते रहते हैं ताकि बिज़नेस और स्मूथली हो सके। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगर सबसे पहले तो सस्टेनेबल का मतलब समझा जाए तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हम आज ऐसे कदम उठाएंगे कि ताकि हम प्रेजेंट में, ठीक है, इसको अगर समझा जाए तो हम प्रेजेंट में ऐसे स्टेप उठाएंगे ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाए। आज जो हमें सर्विसेज मिल रही हैं वो फ्यूचर में भी हमको सर्विसेज मिलते रहें। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर पेट्रोल, ओके, ये चीज़ हम जानते हैं अच्छे से कि फ्यूचर में पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा आज से 50 साल बाद या 100 साल बाद, तो इस तरीके से डेवलपमेंट लाया जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल ताकि तो हमारी आने वाली जनरेशन्स है उनको भी आज के रिसोर्सेज का बेनिफिट मिल सके। सो the sustainable development is the development which meet the need of present generation without compromising with the ability of future generation to meet their own needs। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में चीज़ों को इस तरह से जुडिशियली साइंटिफिकली इस्तेमाल करना है ताकि हम भी उसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकें और आने वाली जो भविष्य में जो पीढ़ी है, जो जनरेशन है, उनको भी वो चीज़ें आराम से ईजिली अवेयर हो सके। नेक्स्ट है द रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज अगर समझा जाए तो ये एक ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम बना सकते हैं, जैसे वाटर चीज़ है, ये रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है। ट्रीज़ हैं,
रिन्यूएबल शुड बी यूज इन सच अ वे दैट देयर क्वालिटी इज़ मेंटेन, और हमें इनको इस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए कि इनकी क्वालिटी मेंटेन रहे। जैसे वाटर का हम लोग अभी बिना सोचे समझे अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कई देशों में, कई राज्यों में, हमारे इंडिया में खुद कई 8% ऐसे गाँव हैं जहाँ पे पानी की कमी फेस हो रही है। द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज शुड बी, अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको हम दोबारा बना नहीं सकते हैं, जैसे हमारा पेट्रोल, ओके, कोल और मिनरल्स, हम इनको दोबारा बना नहीं सकते हैं अगर एक बार ये ख़त्म हो गए। अब ये ख़त्म हो गए तो हम जानते हैं, तो हमें इनको जुडिशियली बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के इस्तेमाल करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें अल्टरनेटिव रखना है कि हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का कम से कम इस्तेमाल करें। नाउ इंडस्ट्रियल लोकेशन शुड बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लेसर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब इंडस्ट्रीज़ भी ऐसी जगह से सेटअप करनी चाहिए जहाँ पे उनको रोड की कनेक्टिविटी ईजिली मिल सके, और कह सकते हैं कि लेस मूवमेंट हो व्हीकल्स का, क्योंकि जितना ज़्यादा मूवमेंट ट्रांसपोर्ट यानी जो गाड़ियों का, जो व्हीकल्स का मूवमेंट कम होगा, डीजल का कंजप्शन उतना कम रहेगा, जिसकी वजह से पॉल्यूशन बहुत कम होगा। रिसोर्सेज शुड बी यूटिलाइज इन डिफरेंट फेज। हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको हमें साइंटिफिकली इतना डेवलप करना होगा ताकि उनका एक से ज़्यादा इस्तेमाल हम कर सकें। नेचुरल रिसोर्सेज शुड नॉट बी वेस्ट, अब वो हमारा रिन्यूएबल हो, नॉन रिन्यूएबल हो, हमें उसको बर्बाद नहीं करना है। यूज़ ऑफ नॉन कन्वेक्शनल रिसोर्सेज सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी शुड बी अडॉप्टेड। अब हमें हमारा जो नॉन कन्वेक्शनल यानी जिनको हम वापस बना सकते हैं, जैसे सोलर पावर आज बहुत चल रही है, सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। हमारी विंड एनर्जी जैसे विंड मिल लगाई जा रही है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए, ये पॉल्यूशन फ्री है और ये अनलिमिटेड एबंडेंस में अवेलेबल हैं। नाउ अब ये जो अभी बात हो रही थी, ये क्लाइमेट चेंज को लेकर बात हो रही थी कि पॉल्यूशन को हमें कंट्रोल करना है। इसके लिए एक अर्थ कॉन्फ्रेंस हुई थी आपकी कह सकते हैं 1972 में एट स्टॉकहोम इन स्वीडन, टूक नंबर ऑफ। अब यहाँ पे स्टेप उठाया गया था कि ताकि हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। वेरियस स्टेप आर टेकन बाय इंडिया टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, और बहुत सारे ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। चलिए कुछ एक इन्फॉर्मेशन जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्फॉर्मेशन अबाउट पोल्यूशन कंडीशन ऑफ डिफरेंट सिटीज़। अब यहाँ पे एक ऐसा रूल है कि यहाँ पे हर साल हर देश को अपना एक रिपोर्ट कार्ड देना पड़ता है जिसमें उनके अलग अलग कंट्रीज़ की पोल्यूशन एयर क्वालिटी देना पड़ता है। जितनी कम एयर, अगर बाय चांस आप यहाँ पे गूगल पे भी चेक करिएगा कि आपकी यहाँ पर की जो है वो एयर क्वालिटी कैसी है, ठीक है। अगर 50 बिलो है तो बेस्ट है, अगर 100 है यानी मीन्स खतरा है, अगर 200 है तो अलार्मिंग है, अगर 300 है तो इमीडिएट स्टेप लेने की ज़रूरत है, मीन्स आप कह सकते हैं गैस के चैम्बर में आप रह रहे हैं। अगर 300 से भी ऊपर है तो यानी जितनी कम उतनी आपकी बेस्ट एयर क्वालिटी। इंडिया में अगर देखा जाए तो पहले दिल्ली एक ऐसा था, दिल्ली एक ऐसा आपका यूनियन टेरिटरी था जहाँ पर कि एयर क्वालिटी सबसे वर्स्ट थी। आप अपने स्टेट, आप अपने सिटी की भी एयर क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं, जितनी कम उतनी बेस्ट। सो इसके लिए सबसे पहले क्या कदम उठाया इंडियन गवर्नमेंट ने सेंट्रल एंड स्टेट पोल्यूशन बोर्ड बनाया जो कंट्रोल पोल्यूशन के ऊपर चेक रखते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट 5 जून हैज़ बिन डिक्लेयर एज अ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 5 जून को उन्होंने डिक्लेयर किया कि दैट इट इज़ एन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। नेक्स्ट है इन इंडिया गवर्नमेंट पास द एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट। इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ने 1981 के अंदर एक एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट पास किया। इसके तहत रूल्स रेगुलेशंस लाया गया कि कोई भी व्हीकल या फिर कोई फैक्ट्री या कोई इंडस्ट्री एक सर्टन लेवल से ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट नहीं करेगी, अगर करती है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। इसके लिए सर्टन पैरामीटर्स बनाया गया है कि उनको पोल्यूशन जो अवेलेबिलिटी ऑफ जो कह सकते हैं जो स्मोक में गाड़ियों से निकलता है, इंडस्ट्री से निकलता है, उसके अंदर जो कार्बन मोनोऑक्साइड की जो अवेलेबिलिटी होती है और दूसरे जो हजार्डियस केमिकल होते हैं उनको ट्रीट किया जाना चाहिए छोड़ने से पहले। सो इसी बेस पे एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट हैव बीन साइन फॉर डेटो राइटिंग लेवल। अब इस पोल्यूशन की वजह से हमारी जो ओजोन लेयर, आप जानते हैं कि ओजोन लेयर क्या है, हमारी सन में से जो यूवी रेज होती है उनको वो फिल्टर कर देता है, जिसकी वजह से हम बाहर निकल पाते हैं। अगर ओजोन नहीं हो तो हम बाहर पैर भी नहीं रख सकते, हमारी स्किन तुरंत जल जाएगी। इसके लिए एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट बनाया गया जिस तरह से ओजोन लेयर ख़राब हो रही है उसको रिपेयर करने के लिए। डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। अब न्यूक्लियर वेस्ट जो होता है, जैसे आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी बनती है तो उसका जो वाटर होता है वो बहुत ही ज़्यादा हजार्डियस होता है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। इसका अगर आपको एग्जांपल देखना है तो एक आपका है चेरनोबिल।
ये आपका देखा जाए तो रशिया में एक आपका है, वहाँ पर आपका ये न्यूक्लियर हुआ था। जापान में भी आपका न्यूक्लियर रिएक्टर से वाटर लीक हो गया था, जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। सो ये सारी चीज़ों पे भी ध्यान देना है कि इसके जो डिस्पोजल है वो सही तरीके से हो, ताकि हमारा जो नेचर है उसको किसी तरीके से उस पर अफेक्ट नहीं होना चाहिए। 10 कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हमें हमारे एनवायरनमेंट को बचाना है, उसको वापस से रीडेवलप करना है, रीअलाइव करना है, ज़िंदा करना है, ये अब हमारी जिम्मेदारी है। सो नाउ this chapter ends over here. Students, if you have any problem और आपको कोई पर भी कोई भी टॉपिक अगर नहीं समझ में आया या कोई टॉपिक इस चैप्टर से रिलेटेड मिस हो गया है, तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वेरी सून आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।